वेलकम टू माय शो। थैंक यू। आज से कई साल पहले जब आपने कैरियर की शुरुआत की एक सिविल इंजीनियर के रूप में, तो क्या सोचा था कि इस मुकाम तक पहुंचेंगे? कभी नहीं सोचा था। ये तो नहीं सोचा था चेयरमैन बनूंगा, लेकिन ये ज़रूर सोचा था कि भी कुछ अच्छा सा करेंगे। ये बात सच है कि यहाँ तक मुकाम तक पहुँचने की कभी कल्पना नहीं की थी। तो कैसे पहुंचे? समबडी प्लेड द गॉडफादर या अपने एफर्ट? मैं ये कहूँगा ये सब कुछ अपने आप होता गया। गॉडफादर, गुरु जैसी चीज़ मेरे ना किताब में है ना मेरे तरीके में है, लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर ने अपने आप ही ऐसा बनाया कि जब मैं बना चेयरमैन 2013 में, इसके पहले 5-6 साल पहले से सर्कल ऐसा स्टेप्स बने कि वो ऑटोमेटिकली इस मुकाम तक पहुंच गए। एशियाड से कैसे जुड़ना हुआ? एशियाड से मैंने सर्विस शुरू करी। सबसे पहले मैंने 82 में थापर इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के बाद 82 में ही एशियाड हुआ था और इंडोर स्टेडियम का कंस्ट्रक्शन हो रहा था। तब मेरा सबसे पहला जॉब वहाँ लगाया। उसके बाद में शाहपुर जी पालोन जी कंपनी में मैंने 3 साल सर्विस की और कनॉट प्लेस में अगर आप देखें तो वो पालिका बाजार के सामने जीवन भारती बिल्डिंग, 3 साल वो मैंने अपना कैरियर वहीं से शुरू किया। और मैं कह सकता हूँ कि मेरे जीन्स में वो कंस्ट्रक्शन और ठेकेदारी वो आज तक है। तो सेंट्रल लीडरशिप या एप्रोप्रिएट मिनिस्ट्री की निगाह में कैसे आए, यहाँ तक पहुँचे जो चेयरमैन बने? देखिए, लोग कहते हैं कि सेंट्रल मिनिस्ट्री या कुछ लोग होते हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर में अगर आप बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं तो ऐसा भी होता है कि आप अपने काम से भी इस जगह पे पहुंच सकते हैं। और शायद मेरे साथ ऐसा ही हुआ। और पिछले 4 साल का कैरियर जो मेरा चेयरमैन रहा है, उसमें भी मैंने ये महसूस किया कि जो मैं चाहता हूँ काम करना वो अपने आप हो जाता है। डिफरेंट लोगों के साथ काम किया, डिफरेंट अफसरों के साथ काम किया। अगर आपका काम का तरीका ठीक है, पॉजिटिवनेस है, तो मुझे नहीं लगा कि कभी ऐसी बात ज़रूरत हुई मुझे। यू एन्जॉय द रेपुटेशन एंड गुडविल ऑफ एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर। और कहते हैं कि 2013 में जब काम संभाला तो 3 साल में आपने 1270 करोड़ की कैपिटल को 12,000 तक ले गए। ये मिरेकल कैसे होता है? देखिए, ऐसा है कि अगर आप 30 साल एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपके बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारे क्रिटिक्स चीज़ें आप जानते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जैसे एक मूवी आई थी ना, एक दिन का अगर आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो क्या कर सकते हो। तो यहाँ तो सरकार ने मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बना दिया। तो 3 साल तो बहुत चीज़ होती है। जो 30 साल सोचा था उसको कन्वर्ट करने के लिए किसी को, नए आने वाले आदमी को तो बड़ी मुश्किल होती है। तो वो सब कुछ ऑटोमेटिक होता गया। सिस्टम्स बनाए, ट्रांसपेरेंसी सबसे बड़ी ज़रूरत है कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत बहुत थी, तो वो होता गया। और मार्केट ने जब देखा कि इतना पोटेंशियल है इस कंपनी के अंदर, तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा। आज 15 गुनी हो गई, 18,000 करोड़ की हो गई है मार्केट कैपिटल। तो ये जो बेसिक मैंडेट है आपके ऑर्गेनाइजेशन का या एरिया ऑफ ऑपरेशंस है, वो क्या है? देखिए कि वैसे तो सभी चीज़ कवर होती हैं, पर मैं अगर एक लाइन में कहूँ तो रेलवे के अलावा सारी कंस्ट्रक्शंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हमारे मैंडेट में कवर होती हैं, इंक्लूडिंग रियल इस्टेट, इंक्लूडिंग पावर प्लांट्स, सोलर प्लांट्स, और बाकी तो कंस्ट्रक्शन, चाहे रोड की बात करें, हाईवे की करें, मेट्रो की करें। आपको शायद बड़ा अलग लगेगा कि दिल्ली में फर्स्ट मेट्रो स्टेशन जहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार झंडी दिखाई, सीलमपुर, वो एनबीसीसी ने बनाया। और मैं वैसे इंचार्ज था उन दिनों, 2000 की बात है। तो उस तरह की लीगेसी इस कंपनी की है। तो ये जो डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज हैं दिल्ली में जो काम कर रही हैं, उनके साथ आपका तालमेल क्या है? डीडीए हुआ और हुआ ये सब। देखिए, वैसे तो हम डिफरेंट सभी गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं। डीडीए के लिए अलग काम कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग काम कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी कर रहे हैं। तो उनके साथ तालमेल पूरा रहता है। अप्रूवल्स की स्थिति के अंदर एमसीडी से भी अप्रूवल लेनी है, डीडीए से भी लेनी है। एक पब्लिक सेक्टर होने का एक एडवांटेज भी है। लोग कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर में काम करना मुश्किल है, तो मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज है। तो जो तालमेल है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है और एक आपको एक टैग मिलता है कि पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं। सुना कोई 3 प्रोजेक्ट आपने 25,000 करोड़ के सैंक्शन करवाए हैं, वो क्या है? हमने सबसे पहले रीडेवलपमेंट का मॉडल दिल्ली के अंदर हमने शुरू किया। न्यू मोतीबाग एक कॉलोनी है चाणक्यपुरी में, उसको हमने रीडेवलप किया सेल्फ फाइनेंसिंग मॉडल पर। मीन्स उसका जो पैसा लगना था 700 करोड़ रुपए, हमने कहा सरकार से कि हम 3 एकड़ लैंड को सेल करेंगे, और वो लीला होटल को हमने सेल की उस टाइम में, जो उस वक्त कहा जाता था कि सबसे बड़ी सेल की गई है।
और खैर लीला होटल उस सेल के बाद परेशानी में आ गया, इतनी महंगी ज़मीन खरीदी। तो लीला होटल की सेल से हमने न्यू मोती बाग डेवलप किया। आज भारत सरकार के 80% पॉलिसी मेकर्स वहीं रहते हैं, सारे सेक्रेटरीज का निवास वहीं है और सारे जॉइंट सेक्रेटरीज का। तो वो मॉडल गवर्नमेंट को बहुत अच्छा लगा कि पैसे की इतनी कमी है और इस तरह के मॉडल में काम कर सकते हैं। तो सेकंड प्रोजेक्ट शुरू किया हमने ईस्ट किदवी नगर का रीडेवलपमेंट, जो एम्स के सामने चल रहा है। अगर आप जाएं रिंग रोड से तो वहाँ 5000 मकान बन रहे हैं और $1 बिलियन का प्रोजेक्ट है। तो हमें 6000 करोड़ रुपए वहाँ जनरेट करने थे उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। तो हमने रिंग रोड के किनारे पे ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाया है, जिसको पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को बेचा है। उससे पैसे से हम लोग कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा फिर आप 3 कॉलोनी और करिए, नारोजी नगर, सरोजिनी नगर, नेताजी नगर, जिनकी वैल्यू 25,000 करोड़ रुपए है। और उसके अलावा 7,000 करोड़ रुपए की कॉलोनीज CPWD कर रही है। तो सरकार ने कहा भी CPWD तो ये मॉडल में कभी कर ही नहीं सकती है, तो उसका पैसा भी आप ही जनरेट करके दीजिए। तो कायदे से 32,000 करोड़ रुपए की 7 कॉलोनीज का ये मॉडल हमने उनको दिया और वो आपका शुरू हो गया। तो ईस्ट दिल्ली हब बना रहे हैं, कोई सुना है, ये क्या है? DDA के साथ मिलके उनकी एक 75 एकड़ लैंड है कड़कड़डुमा में, ईस्ट दिल्ली में। तो उनका एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था कि भाई इसको TOD के ऊपर इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाए और टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाए दिल्ली की 100 मंजिला। तो DDA के पास तो वो कैपेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि DDA पॉलिसी मेकर है, लैंड के बारे में बात करती है, नॉट कंस्ट्रक्शन मेनली। तो वो प्रोजेक्ट हमें दिया गया है और उसका डिज़ाइन स्पेन की एक कंपनी के साथ मिलकर हमने बनाया। अब वो ऑलमोस्ट रेडी है। जैसे TOD नॉर्म्स अप्रूव होते हैं तो वो इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनेगी। करीब 12,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है वो उसका जो है। तो प्रगति मैदान में भी कुछ कर रहे हैं, सुना है? वो तो अमेजिंग प्रोजेक्ट है, लाइफ टाइम अगर किसी का प्रोजेक्ट कहें, उसको हम रीडेवलप कर रहे हैं। और एक तो वहाँ कन्वेंशन सेंटर बना रहे हैं हम लोग 7,000 की कैपेसिटी का, 3,000 की फिक्स ऑडिटोरियम बना रहे हैं और 4,000 का फ्लैट। तो टोटल 7,000 का कन्वेंशन सेंटर बन रहा है। इंडिया में कोई कन्वेंशन सेंटर 7,000 कैपेसिटी का नहीं है। उसके साथ में एग्जीबिशन सेंटर जो पहले बने हुए थे, अलग अलग पवेलियन, उनको डिमोलिश करने के बाद अब हम लोग वहाँ पर मल्टी स्टोरी, ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी के एग्जीबिशन सेंटर बना रहे हैं। जैसे कि आप कहीं भी जाएं, बर्लिन जाते हैं, म्यूनिख जाते हैं, जितने भी एग्जीबिशंस हैं तो वो होंगी। और उसके साथ में एक 5 स्टार होटल है 500 कीज़ का, तीसरा कंपोनेंट वो है। और चौथा कंपोनेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्रगति मैदान में आने वाले लोगों को 14 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में जो ट्रैफिक झेलना पड़ता है, उसके लिए वो कर्ज करते हैं। तो ट्रैफिक इंटरवेंशन पे 800 करोड़ रुपए खर्चा किया जा रहा है। पूरा नेटवर्क भगवान दास रोड, पुराना किला रोड, हाई कोर्ट रोड, ITO से लेकर ओबराय तक सिग्नल फ्री हो जाएगी, इंक्लूडिंग भैरूमार। सारी टनल के थ्रू 7 टनल बना रहे हैं जो कि प्रगति मैदान के अंदर में से जाएंगी। और जिसको प्रगति मैदान में जाना है वो वहाँ उतर जाएगा, अदरवाइज सीधा रिंग रोड पे जाएगा। तो ये कब तक पूरा होगा प्रोजेक्ट? ये प्रोजेक्ट की म्याद रखी है 2 साल की, 24 महीने की। जुलाई में शुरू हो जाएगा। लेकिन कन्वेंशन सेंटर 18 महीने में ही पूरा करना है हमें, क्योंकि G20 होने वाली है। उससे पहले तैयार करके देने का एक चैलेंज हमने लिया है, जो कि बहुत ही एम्बिशियस चैलेंज है और बिल्कुल हम पूरा करके देंगे उसे। तो नक्शा बदल जाएगा प्रगति मैदान इस सारे भयंकर तौर पे अगर आप देखें, उसका एक नक्शा बन गया है, हमने रिलीज किया अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। स्टेट ऑफ द आर्ट स्ट्रक्चर है। मैं कह सकता हूँ हिंदुस्तान में ऐसा स्ट्रक्चर अभी तक नहीं डिजाइन हुआ। और इधर गुड़गांव में सुना कुछ कर रहे हैं आप? गुड़गांव में हम लोग हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं जो पब्लिक को बनाकर बेच रहे हैं। और उसके बाद अलवर में और उसके आसपास के एरिया में हम अफोर्डेबल हाउसिंग कर रहे हैं पब्लिक के लिए, जो लोग 10 लाख 15 लाख लोगों के लिए है कॉस्ट की। तो ये प्रोजेक्ट हम गुड़गांव के अंदर कर रहे हैं। फरीदाबाद में अगेन हम लोग वहाँ पे एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के साथ मिलके ज़मीन उन्होंने दी, हमने पैसा पे किया है। तो ये हमारा अपना रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है। अफोर्डेबल हाउसिंग क्या लगता है सक्सेस होगा इस कंट्री में? अफोर्डेबल हाउसिंग बिल्कुल सक्सेसफुल होगा, लेकिन उसके थोड़े नॉर्म्स चेंज करने पड़ेंगे। अगर हम सोचते हैं कि 500 मकान एक जगह बना दिए जाएं, 2000 मकान बना दिए जाएं, 10-10, 5-5 लाख रुपए में लोगों को बेच दिए जाएं, वैसे नहीं चलेगा। थोड़े दिन में वो लोग या तो बेच के चले जाएंगे किसी को 5 लाख रुपए की सब्सिडी वाला मकान। जब तक इंटीग्रेटेड टाउनशिप नहीं होगी, जो लोग वहाँ रहेंगे उनके लिए वहीं काम नहीं होगा, तब तक वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो जो हमने मॉडल दिया है उसमें ये कहा है कि अगर आप 100 एकड़ के अंदर डेवलपमेंट करते हैं तो उसके अंदर सब कुछ डेवलपमेंट करिए। आप ऑफिस भी लेके आइए, आप इंडस्ट्री भी लेके आइए, आप लोगों के लिए धंधा पानी भी लेके आइए, तब जाके सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज जो नोएडा और गुड़गांव के अंदर आप 10 लाख मकान देख रहे हैं खड़े हुए हैं, वैसे ही हो जाएगा।
तो कोई सुझाव आपने दिए हैं प्राइम मिनिस्टर सुझाव किसी को? दिए हैं और उन्होंने एग्री किए हैं, और 2-3 प्रोजेक्ट हमने अभी तक DPR बनाई है। एक हैदराबाद में के लिए बनाई है, एक कलकत्ता के लिए बनाई है, उस पर काम चल रहा है। और इस बात को बिल्कुल एग्री किया है, जब तक कि आदमी का काम 40 किलोमीटर दूर आके कोई काम नहीं करेगा। एक बाई अगर 40 किलोमीटर से आएगी दिल्ली के अंदर काम करने के लिए, नहीं चलेगा। पैसे की बात नहीं है, टाइम की बात है, कंफर्ट की बात है। तो इंटीग्रेटेड टाउनशिप होनी चाहिए। तो क्या लगता है प्राइवेट सेक्टर से आप कम्पीट कर पाएंगे इस रियल एस्टेट वगैरह में? हम लोग प्राइवेट सेक्टर के साथ रियल एस्टेट में पिछले 25 साल से कम्पीट कर रहे हैं। हम लोग रियल एस्टेट में उतने ही एक्टिव हैं जैसे बाकी लोग हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि बाकी लोग लोन लेके पैसा लगाते हैं, 2% ब्याज पे पैसा लगाते हैं, डेट में चले जाते हैं। हमारे पैसे सारे के सारे हमारे अपने हैं। हम लोग ना तो लोन लेते हैं, इसलिए रियल एस्टेट हमारा मच कंफर्टेबल है बनस्पत की प्राइवेट के। जो डिमांड है या जो मैंडेट है प्राइम मिनिस्टर का कि 2020 तक हर आदमी को एक सस्ता मकान मिलना चाहिए, कैसे पूरा करेंगे इतने बड़े? उसके लिए देखिए, प्रधानमंत्री की योजना है, जैसे आपने कहा 2022 तक सबको मकान मिलना चाहिए। डिफरेंट मंत्रालय उसके लिए काम कर रहे हैं। हाउसिंग मिनिस्ट्री कर रही है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कर रही है, जो कि हमारी पेरेंट मिनिस्ट्री है। इसके अलावा NBCC को एक मैंडेट दिया गया है कि जितनी भी सिक PSUs हैं या क्लोजर पे PSUs हैं, उनकी सरप्लस लैंड का या तो ऑक्शन करिए, बेचिए या अफोर्डेबल हाउसिंग बनाइए। तो उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ इस चीज़ में यूज़ की जा सकती है वो। तो ज़मीन कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है उसको इस्तेमाल लेने के लिए। ज़मीन तो रेलवे के पास बहुत पड़ी है, डिफेंस के पास पड़ी है, पब्लिक सेक्टर के पास पड़ी है, लेकिन स्कीम बनाना और उसको सेलेबल करना, यूजेबल करना, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। और उसके लिए जैसे मैंने कहा कि इंटीग्रेटेड टाउनशिप जरूरी है, उसके ऊपर काम चल रहा है। तो PSUs आपने ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जिनकी लैंड सरप्लस पड़ी है? सरकार ने ऑलरेडी उनको लिस्ट कर रखा है। 26 PSU जो बंद होने वाली हैं और 74 PSU ऐसी हैं जो सिक हैं, उनको हमारे को मैंडेट दे दिया गया। उन लोगों ने हमें लैंड मैनेजमेंट एजेंसी के तौर पे नॉमिनेट किया हुआ है। उन सब के ऊपर हम लोग पाँच कंपनियों का हमने ऑक्शन ऑलरेडी निकाल रखा है। हैदराबाद में, कलकत्ता में, दिल्ली में और कोटा के अंदर 4 जगह उनकी लैंड है। तो हमने ऑफ़र किया है लोगों से खरीदने के लिए, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को। नहीं होगा तो शायद ये वाली स्कीम वहाँ चलेंगी। तो इनिशियल रिस्पांस कैसा है इसमें जो आपने ऑफर किया है? 31 तारीख को वैसे तो क्लोज होगा वो, लेकिन जो अब तक जितनी इंक्वायरीज आ रही हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस है। फॉर एग्जांपल इंडियन ऑयल या भारत पेट्रोलियम को रिफाइनरी के लिए या डिपो के लिए ज़मीन नहीं मिल रही थी, अब उनको एक साथ 100 एकड़ ज़मीन सरकार के तौर पे मिल जाएगी और किसी भी रेट पे मिल जाएगी। तो इससे बढ़िया रिस्पांस उनको नहीं मिल सकता। दिल्ली में DDA ने 49 ईयर्स में कहते हैं 5 लाख मकान बनाए, 16 लाख मकान बनाने हैं। इतना बड़ा जो मैंडेट है 2020-2022 का, ये गवर्नमेंट एजेंसीज के भरोसे कैसे होगा? देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि सारा कुछ काम गवर्नमेंट एजेंसी कर सकती है, ना DDA कर सकती है, ना NBCC कर सकती है, ना CPWD कर सकती है। प्राइवेट पार्टनरशिप लेके आनी पड़ेगी, लेकिन उसको बड़ा ड्यू डिलीजेंस के साथ लेके आना पड़ेगा। लेकिन हरीडली ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि आप उनको ज़मीन दे दें और वो स्टॉक खड़ा कर दें और फिर उसके नहीं, वही परेशानी में है, ना उनसे बिक रहा है, ना खरीदारी हो रही है। तो ये पार्टनरशिप दोनों के साथ होगी। हमारे जैसी संस्था उनके साथ जुड़ेगी, उनके ऊपर कंट्रोल करेगी, उनको मॉनिटर करेगी कि इस तरह की परेशानी ना हो कि एक बायर ने पैसे जमा कर दिए लेकिन उसको 6 साल मकान नहीं मिल रहा है। अभी मुश्किल ये हो रहा है कि एक अथॉरिटी उनको ज़मीन दे देती है, उसके बाद वो लॉन्च कर देते हैं, आधा मकान बनाया, आधे के बाद दूसरा प्रोजेक्ट शिफ्ट कर दिया। तो जब तक उनके ऊपर मॉनिटरिंग नहीं होगी, सरकार का पैसा लग रहा है, सरकार का सोशल एक एम है, वो पूरा तभी होगा जब उसको कोई कंट्रोल करेगा। तो आप स्टेट्स में भी ऑपरेट कर रहे हैं दिल्ली के बाहर जाके? सारी 26 की 26 स्टेट्स के अंदर कर रहे हैं, उसके अलावा 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर। अगर ये कहूँ मैं कि पिछले 15 साल में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में डेवलपमेंट जो हुआ है, वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में, NDA गवर्नमेंट ने सबसे पहले शुरू किया था, तो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट NBCC के थ्रू हुआ है, क्योंकि वो पैसा अब NBCC के थ्रू रूट होता है, वहाँ के डेवलपमेंट के कामों में डायरेक्ट नहीं जाता है। प्राइम मिनिस्टर की प्रायोरिटी है नॉर्थ ईस्ट, तो अब क्या कर रहे हैं गुवाहाटी, मणिपुर वगैरह में कुछ? जैसे मणिपुर आपने कहा, मणिपुर बहुत डिफिकल्ट जगह है। मणिपुर के अंदर वहाँ की NIT बना रहे हैं हम लोग। मणिपुर के अंदर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, जो प्रधानमंत्री का एक सपना था कि भाई एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। गुवाहाटी के अंदर हम डिफरेंट प्रोजेक्ट करने लगे। एक सबसे बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जब ये नई गवर्नमेंट आई तो मुख्यमंत्री ने मुझे बुलाया, वो यहाँ पर स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा भाई मेरा विज़न ये है, गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट है, मैं यहाँ से ऐसी बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ जहाँ यहाँ से बीजिंग भी दिखे मुझे, जापान भी दिखे, सिंगापुर भी दिखे, मलेशिया भी दिखे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिजिकली दिखे, मीन्स उसके अंदर कल्चरली
ऐसी बिल्डिंग दिखे तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और उनका विजन ये है कि वो टॉलेस्ट बिल्डिंग होनी चाहिए उस एरिया की। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाने का उनका एक विजन है, उसके ऊपर काम चल रहा है। लैंड आइडेंटिफाई कर ली है, वो हमें अलॉट कर दी है, उसके ऊपर DPR बन रही है। तो इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। PMGSY एक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो कि देश को वाकई में वो जोड़ रही है। सही है। त्रिपुरा को पूरा का पूरा हमने जोड़ा है। पूरी त्रिपुरा स्टेट की PMGSY NBCC ने करी है। अब आसाम गवर्नमेंट कह रही है आप हमारे लिए ये काम करिए। उड़ीसा गवर्नमेंट के जो नक्सल इफेक्टेड एरियाज थे उनके लिए सारी रोड हम बना रहे हैं। सेम बंगाल की मुश्किल ये है कि आसान काम तो PWD कर लेती हैं, सेंट्रल PSU ये काम करने के लिए, और हम कहते हैं हम बने भी इस काम के लिए हैं कि जहाँ जहाँ डिफ़िकल्टी है वो करनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट हमने जो काम किया है नॉर्थ ईस्ट में, इंडो बंगला बॉर्डर, पूरा त्रिपुरा का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ इंक्लूडिंग रोड, पूरा मिजोरम का बॉर्डर, पूरा मेघालय का बॉर्डर और पार्शली आसाम का बॉर्डर NBCC ने किया पिछले 10 साल के अंदर। तो ये नक्सल एरियाज़ हैं और जो नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ हैं, इनमें कोई थ्रेट नहीं, लॉ एंड ऑर्डर के लोग काम करने दे रहे हैं आपको, वहाँ के जो लोकल ग्रुप्स हैं? देखिए थ्रेट आती हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी जाति सब भाग जाते हैं, आती हैं थ्रेट। कुछ हमारे लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स उनको मैनेज करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है। और नक्सल इफेक्टेड जितने भी एरियाज़ हैं, कुछ जगह को छोड़ के जब वहाँ डेवलपमेंट होती है, खासकर गाँव और उनके छोटे छोटे एरिया को जो जोड़ते हैं, तो उनको बहुत खुशी होती है। इन एरियाज़ में कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में खास करके कि कंस्ट्रक्शन एंड करप्शन दे ट्रेवल टुगेदर। आपका क्या एक्सपीरियंस है वहाँ? इसी की वजह से तो सेंट्रल PSU लगाई, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट शायद वो इशू को हैंडल नहीं कर पाती, जो आपने शब्द कहा है। तो सरकार को, भारत सरकार को लगा कि यहाँ से पैसा जाता है लेकिन वहाँ इस्तेमाल नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ मैनी रीजन्स, मे बी इंसर्जेंसी है, डिफ़िकल्टीज है और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है। इसीलिए सेंट्रल PSUs को लगाया ताकि पैसा जब जा रहा है तो आंसरेबिलिटी हमारी होगी। तो अब वो इशू ख़त्म हो गया। मैं कह सकता हूँ एक आध दो स्टेट तो ऐसे हैं कि जहाँ पर इस शब्द का नाम ही नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट के अलावा और किन स्टेट्स में ऑपरेट कर रहे हैं आप? उड़ीसा में हम कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल में हम कर रहे हैं, राजस्थान के अंदर हमने एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई है। वहाँ की CM का एक विजन था कि भाई जो रीडेवलपमेंट आप दिल्ली में कर रहे हैं आप मेरी स्टेट में भी करिए। मैंने उनको कहा कि मैडम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट एक ऐसी जगह है कि हर आदमी को लाइफ में ज़रूर आना है वहाँ, चाहे शादी कराने आए, चाहे अपने मोहर लगवाने आए, खेत की रजिस्ट्री कराने आए। आप उसको ऐसा बनाइए कि जिसको आके लगे कि मैं किसी जगह आया हूँ, ऐसा ना लगे सड़क पे खड़ा हुआ है। उसको रीडेवलप कराइए, इतना पैसा उसमें से निकलेगा और उसका शक्ल चेंज हो जाएगा। उनको बहुत बढ़िया आइडिया लगा। उन्होंने एक जॉइंट वेंचर कंपनी हमारे साथ बनाने के लिए ओके कर दिया और बना दी हमने। राजस्थान गवर्नमेंट 50% एंड 50% NBCC। तो जयपुर से हमने शुरुआत करी है। जयपुर में एक बहुत फेमस सेंट्रली लोकेटेड एक लोकेशन है गांधीनगर, उसका रीडेवलपमेंट कर रहे हैं और इसके अलावा और कई बिल्डिंग्स या लोकेशंस को हम रीडेवलप कर रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट का कोऑपरेशन पूरा मिल रहा है आपको जयपुर में? सब जगह। राजस्थान गवर्नमेंट तो खैर क्योंकि कंपनी बनाई है तो मिलना लाजमी है, लेकिन हम सब जगह जहाँ भी जाते हैं, वेस्ट बंगाल, कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन कोऑपरेशन पूरा मिलता है। और जितना इच्छा उनकी NBCC को एंगेज करने की है, उतनी उनकी PWD को बाहर निकालने की है। आप तो कई राज्यों में मुख्यमंत्रियों से मिलते हैं, रायपुर में भी आप स्मार्ट सिटी 327 करोड़ का बना रहे हैं, राजस्थान में कर रहे हैं। तो हाउ यू रेट वसुंधरा राजे एंड रमन सिंह एज द चीफ मिनिस्टर्स? इससे पॉलिटिकल चीज़ें, अनुभव कैसा रहा? अनुभव ये है कि NBCC के बारे में बात करें तो मैं जिस मुख्यमंत्री से मिलता हूँ, ऑलमोस्ट 70% मुख्यमंत्रियों से या मंत्रियों से, सब लोग पॉजिटिव हैं जहाँ तक काम की बात होती है। और नई स्टेट्स में एंटर होंगे, कुछ प्लान है ऐसा? जैसे अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ कुछ काम कर भी रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के तो बहुत प्रोजेक्ट कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अभी तक नहीं किए थे। पिछले 15 साल से हमने यूपी में कोई काम नहीं किया मोटा मोटा, लेकिन अब हम लोग वहाँ काम करना चाहते हैं और सरकार भी चाहती है कि सेंट्रल PSU आएँ और खासकर NBCC। क्या लगता है एज ए चेयरमैन आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन पिछले 3 सालों में क्या रहा? मैं ये कहूँगा कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे बात करें इंटरनली, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड बहुत इश्यूज थे हमारे। और ये सब कहते हैं और ये मैं एक्सपीरियंस है कि जब तक आपके लोग आपके साथ नहीं हैं तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। आप बहुत मेहनती भी हो सकते हैं, लेकिन आपके 2000 आदमी भी साथ नहीं है, कम से कम 200 आदमी तो चाहिए। और अगर एक भी आदमी साथ नहीं रखोगे तो कंपनी, सबसे बड़ा चैलेंज मेरा वो था जिसको मैंने ठीक किया, और वो सारा का सारा मैंने डिजिटाइज किया, इलेक्ट्रॉनिकली किया। सबसे पहले किसी PSU ने ACR भरने का सिस्टम ऑनलाइन किया तो हमने किया,
और भरने के बाद डीपीसी होने के बाद उनको अगले दिन उनके घर में पोस्ट हो जाती है कि ये आपकी लिखी है आपके अफसर ने, आप बताइए क्या करेंगे। तो सबसे बड़ा मेरा चैलेंज ये था। और दूसरा चैलेंज ये था कि ट्रांसपेरेंसी को बहुत ज़्यादा फोकस करना। जब आप बड़े हो जाते हैं, गलतियाँ होने के चांसेस होते हैं, बहुत सारे लोग आपको वॉच करते हैं, तो उसको मैंने सबसे पहले एड्रेस किया। इलेक्ट्रॉनिक टेंडर की बात की मैंने, ई ऑक्शनिंग की बात की, जितने टेंडर होते हैं सब वेबसाइट पे होने चाहिए। तो ये सबसे दो बड़े चैलेंज थे। और आउटसाइड एनबीसीसी बात करें तो जो मेरा क्लाइंट है, जो वो काम देता है, उसके लिए तो एक ही काम है। मेरे लिए वो 300 काम हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए तो एक ही काम है, चाहे 2 करोड़ रुपए का है या 2000 करोड़ का है, उसकी डिलीवरी उसके समय के हिसाब से होनी चाहिए। आपकी रेपुटेशन है गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सर्कल्स में कि आप लॉस मेकिंग अंडरटेकिंग को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ आर यू मेकिंग प्रॉफिट्स? एनबीसीसी में तो खैर प्रॉफिट कर ही रहे हैं, लेकिन इस सवाल से रिलेटेड जवाब ये है, एक कंपनी है पब्लिक सेक्टर, हिंदुस्तान स्टील वर्क्स लिमिटेड, स्टील मिनिस्ट्री के अंडर में है, 2000 करोड़ के डेट में थी, बहुत ख़राब काम कर रही थी। मुझे बुलाया गया, भारत सरकार ने कहा भाई कि इसको हम आप में मर्ज करना चाहते हैं। कोई राजी नहीं हुआ। मैंने कहा बिल्कुल मर्ज कर दीजिए, इसका जो सरकारी डेट है वो आप ले लीजिए, बाकी डेट मैं दे दूंगा। सरकार को मानना ही था, उसमें कोई बात नहीं। पिछले 1 साल से बात चल रही थी। 31 मार्च को वो कंपनी हमने टेक ओवर कर ली। आज वो कंपनी पिछले 2 महीने के बाद डेट फ्री हो गई है। जो उसके पास बैंक का लोन था उसी के एसेट से हमने पूरा कर दिया। अब वो हर 3 महीने में देखेंगे तो वो प्रॉफिट डिफरेंट तरीके से दिखाएगी। वाह। रियल एस्टेट में आप भी एक डेवलपर की तरह हैं, साइज़ बड़ा है आपका। रियल एस्टेट के हालात अच्छे नहीं हैं 3-4 साल से देश में, तो इस मंदी के माहौल में आप कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं आगे? देखिए, एक एडवांटेज है हमें, हम पब्लिक सेक्टर हैं, गवर्नमेंट कंपनीज़ का, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक भरोसा है, और कुछ उनकी रिक्वायरमेंट भी है कि सरकार से अगर कोई चीज़ लेते हैं तो उनकी सेफ्टी रहती है। तो जितना भी कॉमर्शियल स्पेस हम बनाते हैं उसमें हमें कोई मुश्किल नहीं है। किसी भी रेट पे हम बेचते हैं, वो लोग खरीदते हैं, क्योंकि ना टेंडर की ज़रूरत है, एक भरोसा है कि आज डिलीवरी का कमिटमेंट किया, कल देंगे, नहीं देंगे तो इनको पकड़ लेंगे, नहीं देंगे तो और मंत्रालय चले जाएंगे। सेम बात रेजिडेंशियल की है। जितने लोग वाइट में पैसा दे के मकान खरीदना चाहते हैं, सरकारी कर्मचारी जो लोन पे लेके, वो ये सोचता है कि इससे बढ़िया कोई कंपनी नहीं है, कल को नहीं देगी तो आरटीआई में से सवाल कर लेंगे, विजिलेंस में शिकायत कर देंगे। ये एक तरह से हमें थ्रेट भी है, लेकिन हमारे लिए स्ट्रेंथ भी है कि उस हमें अवेक हो जाते हैं कि भाई हमें डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो ये फ़र्क है हमारे में और एक प्राइवेट डेवलपर में। जहाँ तक क्वालिटी का सवाल है, आम रेपुटेशन है गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन एजेंसीज़ की कि कमीशन ज़्यादा चलता है, क्वालिटी पुअर रहती है, तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए आपको ये कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं? देखिए, ये बिल्कुल हमारा प्रोफेशन के साथ, जैसे कहते हैं चोली दामन के साथ जुड़ा हुआ है। पता नहीं कब हटेगा ये, कि ठेकेदारी या कंस्ट्रक्शन का नाम लिया तो ये बात होनी है। हमारे यहाँ 3 टियर मॉनिटरिंग सिस्टम है क्वालिटी के लिए। इंटरनल क्वालिटी सिस्टम है जो प्रोजेक्ट पे देखी जाती है, एक सेंट्रलाइज हेडक्वार्टर में है जो डायरेक्ट चेयरमैन को रिपोर्ट करता है। थर्ड, हम एक थर्ड पार्टी, एक बाहर से क्वालिटी अश्योरेंस कंपनी एंगेज करते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने लोकल आईआईटीज़ को, जैसे आईआईटी दिल्ली है, हमने उसको एंगेज किया हुआ है कि हमारा क्वालिटी पीरियडिकली आप चेक करोगे। तो वो जब चेक करते हैं तो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। जहाँ आईआईटीज़ नहीं है तो वहाँ एनआईटीज़ को काम देते हैं। तो वो एक मैकेनिज्म ऐसा है कि क्वालिटी कंट्रोल होना ही होना है। और सबसे ऊपर बात है कि हमारे क्लाइंट सारे के सारे सरकारी हैं, और कंस्ट्रक्शन एक ऐसा फील्ड है कि उसके अंदर हर आदमी ज्ञानी है, तो आधी क्वालिटी वो भी चेक कर लेते हैं हमारी। तो क्वालिटी एक पब्लिक सेक्टर के अंदर थोड़ी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और एक कमिटमेंट होगा, तो इतना मुश्किल नहीं है उसको अचीव करना। अगले 3 साल के लिए क्या रोड मैप है, क्या विजन डॉक्यूमेंट है? देखिए, मेरा एक एम है या ध्येय है कि कम से कम 1 या 2 मैं ऐसी बिल्डिंग्स या स्ट्रक्चर बनाऊं जो हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। वाह। अगर आप मलेशिया जैसे छोटे कंट्री में जाते हैं तो आप कहते हैं पेट्रोनेट टावर में हम गए थे जी, ऊपर टिकट लेके। आप फलानी जगह गए, बुर्ज खलीफा देख कर आए। आप अमेरिका गए तो आप वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में देख कर आए। आप हिंदुस्तान में कहाँ जाना चाहेंगे? आपको बड़ा ताज्जुब होगा, टीवी टावर दिल्ली में बनाया, सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर 1982 में बनाया, एनबीसीसी ने डिपार्टमेंटल बनाया है। तो हम चाहते हैं कि 2-4 ऐसे लैंडमार्क प्रोजेक्ट हम करके जाएं जिनको आने वाली जनरेशन्स देखें और एग्जाम्पल हो कि ऐसे दिल्ली चेंज हो सकती है, हिंदुस्तान चेंज हो सकता है। तो इस सारे प्रोसेस में जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है, अर्बन डेवलपमेंट, उनका सपोर्ट कोऑपरेशन कैसे मिलता है? उनका कोऑपरेशन आप सोच नहीं सकते कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मंत्री जी को एक बात कहते हैं, वो 4 बात आगे चल जाते हैं। सेक्रेटरी, लकीली कहें या सिस्टम ऐसा है
मैं जैसे सबसे पहला सवाल ये आपने कहा था कि मुझे आज तक कोई परेशानी नहीं हुई, और बिना उनके कॉपरेशन के तो हो ही नहीं सकता। ये तो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है, या जिस मंत्रालय के लिए हम काम करते हैं उनका कॉपरेशन भी उससे ज़्यादा है। रियल एस्टेट वालों के लिए एक प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, आपका अनुभव कैसा है? एनओसीज, ग्रीन। देखिए वहाँ डिफ़िकल्टी आती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर उसको सिस्टमेटिकली आप अप्रोच करते हैं और हैंडल करते हैं तो काफ़ी हद तक कम कर दे सकते हैं उसे। और पिछले 1.5-2 साल के अंदर तो बहुत प्रॉब्लम्स कम हो गई हैं। आपने कई सरकारों में काम किया है, क्या बेसिक डिफरेंस आपको यूपी और इस सरकार में कोई बेसिक डिफरेंस वर्किंग में दिखाई देता है? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इस सरकार के अंदर जो डिसीजंस मेकर हैं, डिसीजन कन्वे होते हैं, वो बहुत फास्ट है। ये आपके ऊपर है, आप उनको प्रॉब्लम बताते हैं कि नहीं बताते। मैं ये मानता हूँ अधिकतर अफसर प्रॉब्लम ही नहीं बताते हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आप प्रॉब्लम बताइए, आपके अंदर इतना बोल्डनेस होनी चाहिए कि वहाँ से जो सवाल आएगा उसका जवाब देना चाहिए, आपको डिसीजन इमीडिएटली मिलता है। तो इस सरकार के अंदर सबसे खास बात यह है कि आप प्रॉब्लम यहाँ मंत्रालय से लेकर पीएम तक बताइए, तो आपको सवाल का एकदम सोल्यूशन मिलेगा। एक आखिरी सवाल, एक नागरिक के नाते, आज सारे देश में नरेंद्र मोदी की चर्चा है, विदेशों में जाते हैं, लाखों लोग जुटते हैं, मोदी मोदी के नारे लगते हैं। एज ए सिटीजन, एज ए नागरिक, हाउ यू फील अबाउट नरेंद्र मोदी? इज ए फिनोमिना? और फ़ख्र होता है, फ़ख्र होता है। मैं भी ट्रैवल करता हूँ बाहर, और अब से नहीं, पिछले 10 साल से करता हूँ। जब चेयरमैन नहीं था तब डिफरेंट पोजीशन में करता था। आज हम जब जाते हैं तो जैसे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की बात होती थी, आज नरेंद्र मोदी की बात ज़्यादा होती है, भारत के प्रधानमंत्री की बात ज़्यादा होती है। और ये पहले साल से शुरू हो गया था, ऐसा नहीं है 3 साल बाद। और वही सुनकर और वही देखकर उसके साथ हमें भी रिस्पेक्ट मिलती है। तो डू यू फील दैट ही इज स्लोली एमर्जिंग एज ए ग्लोबल लीडर? इसमें कोई शक ही नहीं है। तो इस सारे माहौल में जो जीडीपी की ग्रोथ है उसमें आपकी डेवलपमेंट स्टोरी चलेगी, और कंस्ट्रक्शन और आपका इंस्टीट्यूशन भी काफ़ी रोल प्ले करेगा? बिल्कुल करेगा, ऐसा आपका मानना है? बिल्कुल करेगा। सिर्फ ये है स्कीम बनाना और उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको फोर्सफुली आगे बढ़ना। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।